हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल NIUS दीपा लर्निंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ NIUS क्लास 10th भारतीय संस्कृति और विरासत चैप्टर 3 प्राचीन भारत। तो चलिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ इसका क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, आप आर्यों की संस्कृति से हड़प्पा कालीन संस्कृति की कैसे तुलना कर सकते हैं? उत्तर है, भारत का एक दीर्घकालीन लंबा इतिहास रहा है। बालूचिस्तान के मेहरगढ़ में ईसा से 700 वर्ष पूर्व नव प्रस्तर युग के निवासियों का पता चला है। तथापि भारत में 2700 वर्ष ईसा पूर्व ही भारत के उत्तर पश्चिमी के एक बहुत बड़े भाग में पहली उल्लेखनीय सभ्यता फली फूली। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ जुड़ी संस्कृति ही भारत की प्रथम नगर संस्कृति के रूप में जानी जाती है। हड़प्पा निवासियों ने पूरी नगर योजना, शौचालय व्यवस्था, नालियां चौड़ी, सुनियोजित सड़कें बनवाई। उन्होंने 2 ताले के पक्की ईंटों के मकान बनाए, जिसमें से प्रत्येक में स्नान गृह, रसोई और कुआं होता था। 4 दीवारी से घिरे इन शहरों में विशाल स्नान गृह, अनाज के भंडार घर और संभावना आदि भी थे। हड़प्पा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वे बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। विभिन्न स्थलों से अनेक प्रकार के बर्तन, खिलौने, मुद्राएं और आकृतियां खुदाई में प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन लोगों को धातुओं के विषय में तकनीकी जानकारी थी और वे धातु मिश्रण की तरकीब भी जानते थे। हड़प्पा कालीन लोगों को लिखना भी आता था और अनेक मुद्राओं पर किसी प्रकार की लिपि भी प्राप्त होती है, परंतु दुर्भाग्यवश आज तक कोई भी उस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं हुआ। प्रश्न 2, भारतीय संस्कृति पर पर्शियन आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के पूर्वार्ध में उत्तर पश्चिमी भारत में अनेक छोटे मोटे जनजातीय राज थे। इन लड़ने वाली जनजातियों में एकता स्थापित करने वाली कोई सर्वाधिकारवादी शक्ति नहीं थी। इससे प्रदेश की राजनीतिक फूट का लाभ इख्मानी शासकों ने उठाया। ईरान के इख्मानी वंश के संस्थापक थे साइरस और उसके उत्तराधिकारी डेरियस, जिन्होंने पंजाब और सिंध के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में फारसी शासन बारी 2 शताब्दियों तक रहा। इस अवधि में दोनों क्षेत्रों में निश्चय ही नियमित संपर्क रहा होगा। संभवतः स्काइलैंक्स के समुद्री अभिमान ने ईरान और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाया होगा। कुछ प्राचीन फारसी होने और चांदी के सिक्के भी पंजाब में मिले हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा कुछ हद तक फारसी शासकों के प्रशासन से प्रभावित हुआ। फारसी पद अस्त्र का प्रयोग भारतीय प्रादेशिक राज्यपालों द्वारा छत्रप के रूप में काफी समय तक किया जाता रहा। फारसियों के साथ संबंधों का सांस्कृतिक प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह लिपि आरंभिक लिपि से विकसित हुई, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के बहुत से शिलालेख जो उत्तर पश्चिमी भारत में पाए गए हैं, इसी खरोष्ठी लिपि में ही लिखे गए हैं। यह लिपि उत्तर पश्चिमी भी भारत में ईसा पश्चात 3री शताब्दी तक प्रयोग की जाती रही। मौर्यकालीन कला और वास्तुकला पर भी फारसी कला का प्रभाव हुआ। अशोक के एक पत्थर से तरासे स्तंभों पर लिखे अभिलेख और उनकी घंटियों के आकार
के शीर्ष पर्शोयोलिस में मिले। इखामनी शासकों के विजय स्तंभों से कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। प्रश्न 3, प्राचीन भारतीयों पर मकदूनियन आक्रमणों के परिणाम क्या थे? उत्तर, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनानी और फारसियों के बीच पश्चिमी एशिया पर अधिकार करने के लिए युद्ध हुए। अंततः मकदूनिया के यूनानियों ने सिकंदर के नेतृत्व में इखामनी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। उसमें एशिया माइनर, ईरान आदि देशों को जीत लिया और फिर भारत की ओर कूच किया। यद्यपि मकदूनिया और प्राचीन भारतीयों के संबंध बहुत थोड़े समय ही रहे, परंतु इनका प्रभाव काफी बड़ी मात्रा में पड़ा। सिकंदर का आक्रमण यूरोप को पहली बार भारत के बहुत समीप ले आया, क्योंकि भारत और पश्चिमी के माध्यम समुद्री और स्थलीय मार्ग खुल गए। बहुत निकट के व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुए। व्यापारिक और शिल्पी इन रास्तों से आने जाने लगे। यूनानी कला का प्रभाव भारतीय मूर्ति कला पर भी दिखाई देता है। यूनानी और भारतीय शैलियों ने मिलकर गांधार कला शैली को जन्म दिया। भारतीयों ने यूनानियों से सोने और चांदी के सुघड़ और सुंदर डिजाइन वाले सिक्के बनाने सीखे। यूनानियों ने भारत ज्योतिष को भी कुछ सीमा तक प्रभावित किया। परिणाम हमारा हड़प्पा कालीन लोगों के विषय में ज्ञान केवल पुरातात्विक प्रमाणों पर ही आधारित है। खुदाई में प्राप्त विभिन्न मुद्राओं पर बनी पुरुषों और स्त्रियों की आकृतियों से पता चलता है कि वे लोग सूत काटना और बुनना भी जानते थे। हड़प्पन सभ्यता के विनाश के कुछ शताब्दियों बाद एक नई सभ्यता उसी क्षेत्र में जन्मी और धीरे धीरे गंगा यमुना के मैदानों तक फैलती चली गई। यह सभ्यता आर्य सभ्यता कहलाई। इन सभ्यता और पुरानी सभ्यता में कई महत्वपूर्ण अंतर थे। आर्य लोग सिंधु और अब लुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर बसने लगे। प्रश्न 4, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में किन परिस्थितियों के कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ? उत्तर, ईस्वी पूर्व 600 से ईस्वी पूर्व 200 वर्ष का काल न केवल देश की राजनीतिक एकता के दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि सांस्कृतिक एकता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में ही अन्य महत्वपूर्ण धर्मों का उदय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिन्होंने भारतीय जीवन और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। वैदिक धर्म पहले ब्राह्मणवाद के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ब्राह्मणों की उस युग में महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में इसे हिंदू धर्म कहा जाने लगा। ब्राह्मणों ने यज्ञों के बाद बहुत अधिक दान राशि मांगना प्रारंभ कर दिया। इससे यज्ञ आदि अनुष्ठान महंगे हो गए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण अपने को अन्य लोगों से बड़ा समझने लगे और अभिमानी हो गए। इससे ब्राह्मणों की लोकप्रियता समाप्त हो गई और सुधारों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसके अतिरिक्त कुछ और कारण भी थे, जैसे क्षत्रियों की ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध प्रतिक्रिया तथा वैश्यों की भी समाज में अपनी स्थिति सुधारने के लिए मांग। वैदिक धर्म बहुत जटिल और कर्मकांड परक हो गया था। पूर्व 6वीं शताब्दी में क्षत्रिय और गरीब जनता यज्ञों का खर्च सहन करने में असमर्थ थी। उन्होंने सुधारों की मांग की, जिसके फलस्वरूप जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन दोनों नए जैन धर्म और बौद्ध धर्मों ने हिंदुओं की कई रीतियों और धार्मिक विश्वासों को प्रभावित किया। प्रश्न 5, प्राचीन भारत में वैदिक ब्राह्मणवाद से पौराणिक हिंदूवाद में परिवर्तन कैसे हुआ? उत्तर, गुप्त काल के बाद सबसे अधिक उल्लेखनीय बिंदु था। प्राचीन ब्राह्मण धर्म का पौराणिक हिंदू धर्म में परिवर्तन। बौद्ध धर्म को अब पहले की तरह राजकीय संरक्षण नहीं मिल रहा था। ब्राह्मणवाद प्रमुख होने लगा था।
गुप्त वंशीय शासकों ने हिंदुओं के भागवत धर्म को विशेष प्रश्न दिया। वे अपने आप को भागवत कहते थे, विष्णु की पूजा करते थे और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करते थे, ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देते थे और मंदिरों का निर्माण करते थे। इसी युग में पुराणों को संकलित किया गया, विष्णु पूजा का प्रमुख देवता बनकर उभरे और धर्म के रक्षक माने जाने लगे। उसने संबंधित अनेक कथाओं ने जन्म लिया और उसके सम्मान में संपूर्ण विष्णु पुराण बनाया गया। इसी प्रकार इसी देवता के नाम पर विष्णु स्मृति की भी रचना की गई। इन सबसे अधिक सर्वोपरि 4वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव कृति श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हुई, जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का वर्णन था। कुछ गुप्तकालीन शासक शिव की भी उपासना करते थे, जिसे संहार का देवता माना जाता है। भागवत धर्म जो मूल रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन था और उपनिषद के विचारों से प्रभावित हुआ था, इस काल का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बन गया। सर्वोच्च देवता विष्णु के 10 अवतारों का सिद्धांत प्रचलित हो गया और उनमें कृष्ण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। विष्णु के अतिरिक्त ब्रह्मा, सूर्य, क्रांति के गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कम महत्वपूर्ण इंद्र, वरुण, यम आदि भी पूजे जाते थे। सांप, यक्ष और गंधर्व भी सम्मानित होते रहे, यहाँ तक कि पशु, पौधे, नदियाँ, पर्वत आदि भी सम्मान से देखे जाते थे। बनारस और प्रयाग तीर्थ स्थान बन गए, मूर्ति पूजा लोकप्रिय हो गई। इस प्रकार आधुनिक हिंदू धर्म के मुख्य लक्षणों ने गुप्त वंश के समय से ही आकार धारण कर लिया था। प्रश्न 6, परवर्ती शासकों के शासनकाल में भारतीय संस्कृति के विकास को दिखाएं। उत्तर प्राचीन भारत का इतिहास दक्षिणी भारत के 2 प्रमुख वंशों पल्लवों और चोलों की कला, वास्तुकला, प्रशासन और विजयों के उल्लेख के बिना अपूर्ण ही रहेगा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में दक्षिण में अनेक वंशों का उदय हुआ। इनमें प्रमुख पल्लव कला और वास्तुकला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इनके द्वारा निर्मित महाबलीपुरम की रथ शैली के पहाड़ काट के बनाए गए मंदिरों का सुंदर उदाहरण है। पल्लव वंशियों ने कांचीपुरम में कैलाश नाथ और वैकुंठ नाथ मंदिरों जैसे ढांचागत मंदिरों का भी निर्माण करवाया। कैलाश नाथ मंदिर एक विशाल मंदिर है जिसमें हजारों मूर्तियां हैं और संभवतः भारत में बनाए गए विशालतम मंदिरों का एकमात्र उदाहरण है। महाबलीपुरम, मामल्लपुरम में मंदिर रथों के कुछ अन्य भी रूप पाए गए हैं, जिसे पल्लवी शासकों द्वारा ही बनाया हुआ माना जाता है। महाबलीपुरम में बनी पकौड़ा भी इस पश्चात प्रथम शताब्दी के माने जाते हैं। उत्तरी भारत में जो मंदिर बनाए गए नगर शैली में थे, जिनमें घुमावदार शिखर, गर्भगृह, मूर्ति का स्थान और स्तंभों से युक्त बड़े हाल आदि बनाए जाते थे। जबकि दक्षिण में बने मंदिर द्रविड़ शैली में थे, जिसमें विमान अर्थात शिखर, ऊंची ऊंची दीवारों और द्वारों के ऊपर बने गोपुरम से युक्त होते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको NIOS दीपक लर्निंग क्लासेस से जितनी भी जुड़ी हुई वीडियो है वो आपको समय समय से मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।